गुड इवनिंग। विलेन चैप्टर के हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बताया था। अब आगे के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं? तो सबसे पहले आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम SHE कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी सहायता से हम बाकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है? 0.00 वोल्ट। तो इसकी हेल्प से, इसकी मदद से बाकी एलिमेंट्स का हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। तो आपको SHE के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता था, इसका आप डायग्राम बनाएंगे और इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे। तो ये पहला टॉपिक है थ्योरेटिकल। उसके बाद में आपको जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो है नस्ट समीकरण के, जिसका फॉर्मूला है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग जिस आयन का ऑक्सीडेशन हुआ है और जिस आयन का रिडक्शन हुआ है वो लिखे जाएंगे। ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है नस्ट समीकरण का। कंफर्म है आपका कि जो नस्ट इक्वेशन है, ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपका आएगा ही आएगा। उसके बाद में जो थर्ड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G नॉट, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। और डेल्टा G निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, -NF E नॉट सेल। आपको याद रखना है कि जो डेल्टा G नॉट है उसको निकालने के लिए फॉर्मूले में माइनस का साइन होता है। N कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं वो रिएक्शन से पता चल जाएगा। F फैराडे का मान जो कि कितना होता है 96500 कूलम। E नॉट सेल आप निकाल लोगे या क्वेश्चन में दिया होगा, वैसे E नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। जिस एलिमेंट को आपने कैथोड बनाया है उसके विभव में से एनोड वाले को हम माइनस कर लेते हैं। जो फोर्थ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक, जिसे हम कहते हैं Kc। इसको निकालने का फॉर्मूला है एंटी लॉग N इंटू E नॉट सेल अपॉन 0.0591। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, N आपको पता होगा, E नॉट सेल क्वेश्चन में दिया होगा, 0.0591 से डिवाइड करोगे, जो भी यहाँ पे संख्या आएगी उसका E नॉट, उसका एंटी लॉग लोगे आप। ज़्यादातर याद रखना, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद एग्जाम में आपको कोई नंबर मिलेगा, जैसे मान लो 5 आ गया इस पूरे को सॉल्व करके, तो एंटी लॉग 5 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 ये आंसर हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर होता है उसका एंटी लॉग क्या होता है? 10 की पावर 5। यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए 100 आ गया तो एंटी लॉग 100 10 की पावर 100, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नस्ट समीकरण हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, हर एक स्टेप के मार्क्स हैं। इसके बाद में आगे इसमें हमें जो करना है वह है चालकता और मोलर चालकता। चालकता कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला होता है G इंटू G स्टार। ये आपका क्या है? चालकता K, और ये 1/ρ के इक्वल होता है। G ये 1/r के रेजिस्टेंस के, और ये आपका सेल स्थिरांक होता है या सेल कांस्टेंट होता है L/A। ये अलग से मैंने बता दिया, अदरवाइज फॉर्मूला तो आपका यही है K G इंटू G स्टार। तो K जैसे निकालने के लिए जब आता है चालकता, तो आपको रेजिस्टेंस चाहिए 1/r, G की जगह आप 1/r लिख लो। सेल स्थिरांक जनरली आपको दिया होता है, नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको जो इलेक्ट्रोड है उसकी लंबाई दी होगी और उसका एरिया दिया होगा, क्षेत्रफल दिया होगा। तो इन दोनों को भाग करके आपको G स्टार मिल जाएगा सेल स्थिरांक, और 1/r आपको रेजिस्टेंस दे रखा होगा, तो आप K निकाल लोगे। ये होता क्या है? चालकता। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इस चालकता की यूनिट क्या होती है। तो देखिए, चालकता की जो यूनिट होती है वैसे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है या फिर साइमन मीटर इनवर्स। साइमन खुद में क्या होता है? ओम इनवर्स।
क्या होता है, ओम इनवर्स। तो या तो एग्जाम में आपको ये दिया होगा आंसर में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, नहीं तो साइमन की जगह पर वो ओम इनवर्स देंगे। साइमन ओम इनवर्स की जगह पर आता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ओम इनवर्स को हटा के हम साइमन ले आते हैं। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स, ये यूनिट किसकी है, चालकता की। दूसरा मोलर चालकता का फॉर्मूला, चालकता अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू 1000। मोलर चालकता इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको यूनिट जरूर याद रखना है, न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या है आपका मोलर चालकता। यहां से एक क्वेश्चन हर बार जो बोर्ड एग्जाम में आ रहा है चालकता और मोलर चालकता से, कि चालकता पे और मोलर चालकता पे सांद्रता का क्या प्रभाव होता है, किसका, सांद्रता का। देखिए दो टर्म्स होंगे, इसे रफ कर देता हूं मैं, टॉपिक में थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी आप लिख लोगे। चालकता और दूसरा मोलर चालकता। क्या क्वेश्चन आएगा कि चालकता और मोलर चालकता पे सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, सांद्रता का। दोनों पे सांद्रता का आपसे प्रभाव पूछा जाएगा, नहीं तो तनुता का। ठीक है, तनुता का मतलब डाइल्यूट करना, पानी डालना। ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के उल्टी होती हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। चलिए हम सांद्रता का समझते हैं। अगर एग्जाम में तनुता का प्रभाव पूछ लिया तो आप उल्टा लिख देना। मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि सांद्रता का क्या प्रभाव होगा चालकता पे, जो कि कंडक्टिविटी होती है। ये देखा गया है कि जब हम किसी भी विलयन का, मतलब कोई हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, कोई आयनिक कंपाउंड का हमने एक विलयन तैयार किया है और उसकी कोई ना कोई चालकता होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, उस विलयन की सांद्रता को कम कर रहे हैं, या तो हम कम करेंगे या ज़्यादा, वो आपसे प्रभाव पूछ रहे हैं तो आप कैसे भी समझा दो। मान लो हम कह रहे हैं कि हम अगर किसी विलयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो हम ये बता रहे हैं कि चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब हम सांद्रता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो सांद्रता के बढ़ने से चालकता बढ़ती है। दोबारा समझ लेते हैं, सांद्रता के बढ़ने से, विलयन की सांद्रता अगर आप बढ़ाओगे तो चालकता आपकी बढ़ेगी, मतलब सांद्रता के बढ़ने से चालकता बढ़ती है। मोलर चालकता फॉर्मूला ही आप देखिए क्या है, मोलर चालकता बराबर K/C × 1000। अब अगर मैं यहाँ पे सांद्रता बढ़ाऊंगा, C का मतलब सांद्रता, तो मोलर चालकता कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उल्टा है, चालकता सांद्रता बढ़ाने से बढ़ती है लेकिन मोलर चालकता सांद्रता बढ़ाने से कम होती है। अब आप मान लीजिए तनुता का क्वेश्चन आ गया, पानी डालना, डाइल्यूट करना, उसका क्या प्रभाव होगा, उल्टा होगा। अगर हम तनुता बढ़ाएंगे, मतलब हम डाइल्यूट करेंगे, तनु करेंगे विलयन को, तो आपकी चालकता कम हो जाएगी लेकिन मोलर चालकता तब बढ़ जाएगी। तो आप दोनों को याद मत रखो, आप सांद्रता को याद रखो कि सांद्रता के बढ़ने से चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता कम होती है। तो तनुता का प्रभाव क्या हो जाएगा, तनुता के बढ़ने से चालकता कम होती है, मोलर चालकता बढ़ती है। ये जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और जब आप समझाओगे तो फॉर्मूला जरूर लिखना, चालकता का भी ये 1/r × सेल स्थिरांक। ठीक है, और मोलर चालकता का भी K/C × 1000। फॉर्मूला लिखने के बाद आप ये भी लिखोगे कि ये क्या दर्शा रहा है, मोलर चालकता, K क्या दर्शा रहा है, चालकता, C क्या दर्शा रहा है, सांद्रता। ये सारे टर्म्स आपको एग्जाम में लिख के आना होगा। तो ये हमने प्रभाव देख लिया चालकता पे और मोलर चालकता पे, किसका, सांद्रता का और तनुता का। इसका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना, एक दो क्वेश्चन ही है, एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन इसके हैं नहीं। उसके बाद में यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है फैराडे के लॉ। ठीक है, फैराडे के दो नियम हैं। इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कराते हैं किसी भी विलयन में से, किसी भी आयनिक कंपाउंड के विलयन में से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आयनिक कंपाउंड टूट जाता है कैटायन में और एनायन में।
और वो जाके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते हैं। तो उसी के लिए फैराडे ने दो नियम दिए थे। जो पहला नियम है उसका फॉर्मूला ये निकल कर आता है m इज इक्वल टू मोलर द्रव्यमान n इंटू 96500 इंटू विद्युत धारा इंटू टाइम। टाइम हमेशा सेकंड में और करंट हमेशा एम्पेयर में। ये तो पहले फॉर्मूला है पहले नियम का। नियम आप पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं है कि मैं नियम को डिस्कस करूं, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फैराडे का पहला नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, दोनों नियम आप सही से पढ़ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक भूल गया था वो है कोलरास का नियम। कोलरास नियम, ठीक है, कोलरास लॉ जरूर कर लेना। कोलरास का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता क्या है कि जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड का जो विलयन है उसकी जो सीमांत मोलर चालकता है, मतलब आपने उसे इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, इतना ज़्यादा उसमें पानी डाल दिया, आपको पता है कि मोलर चालकता हमेशा बढ़ती है अगर हम तनुता बढ़ाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि मोलर चालकता मतलब जितनी बढ़ सकती है वो बढ़ चुकी है, इन्फिनाइट हो चुकी है, उसे कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। और उसे हम ऐसे दिखाते हैं, मोलर चालकता पे नॉट लगा देते हैं। ये क्या है आपका सीमांत मोलर चालकता। यही पे कोलरास का नियम काम करता है। इन्होंने ये कहा था कि किसी भी वैद्युत अपघटक कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो किसी भी वैद्युत अपघटक का जो विलयन होगा उसकी जो सीमांत मोलर चालकता होगी, जैसे NaCl एक अच्छा वैद्युत अपघटक है, तो NaCl की जो सीमांत मोलर चालकता होगी बच्चे वो किसके बराबर होगी, Na आयंस के और Cl आयंस के। मतलब कैटायन और एनायन की जो मोलर चालकता है उनका जो जोड़ होगा, उनका जो सम होगा वो सीमांत मोलर चालकता होगा उस वैद्युत अपघटक का। ऐसे ही मान लो अगर आपको HCl का निकालना है सीमांत मोलर चालकता, तो कितनी होगी, H आयन की मोलर चालकता, क्योंकि दो पार्ट में टूटेगा कैसे, H और Cl में, और Cl आयन की मोलर चालकता। इसका फायदा क्या है, जो आपके मतलब उपयोग पूछा जाता है कोलरास नियम का, तो इसका एक उपयोग यह है कि जो हमारे पास प्रबल नहीं दुर्बल जो हमारे पास वैद्युत अपघटक हैं उनकी सीमांत मोलर चालकता को हम निकाल सकते हैं किस नियम से, कोलरास के नियम से। और न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसका एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड का एक क्वेश्चन आता है आपका, उससे बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि एसिटिक एसिड, क्योंकि ये दुर्बल वैद्युत अपघटक है एसिटिक एसिड, ये पूरी तरह से टूटता नहीं है, तो इसकी आप सीमांत मोलर चालकता कैसे ज्ञात करोगे। तो एग्जाम में इसके लिए आपको सोडियम एसीटेट का दे रखा होगा सीमांत मोलर चालकता, मान लीजिए X लिख दिया मैंने, NaCl का दे रखा है Y, और HCl का दे दिया आपको बच्चे Z। तो आप इन तीनों की मदद से इसकी निकाल सकते हो। कैसे ये बनेगा, कैसे, जब मैं पहले वाले को और तीसरे वाले को जोड़ दूं, इससे ये मिल जाएगा, इससे H मिल जाएगा, और जो NaCl बनेगा तो आप सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकेंड, तो आंसर क्या आएगा, X प्लस Z माइनस Y। ठीक है, तो इस तरह से ये सीमांत मोलर चालकता किसकी आ गई, एसिटिक अम्ल की या एसिटिक एसिड की। उसके बाद में लास्ट में इस चैप्टर में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैटरीज का। दो टाइप की बैटरी होती है हमारे पास, दो टाइप के सेल होते हैं, एक जिनको हम मतलब एक प्राथमिक होते हैं, दूसरे होते हैं आपके द्वितीय। प्राथमिक वाले को हम चार्ज नहीं कर सकते, द्वितीय वाले को हम चार्ज कर सकते हैं। प्राथमिक वाले में आपके लैक्लांची सेल आते हैं, ठीक है, जिसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं, शुष्क सेल, इसे पढ़ लीजिएगा। और दूसरा है आपका बटन सेल या मरकरी सेल, जो घड़ी में इस्तेमाल होता है, जो हमारी वॉच होती है उसमें जो सेल होता है मरकरी सेल होता है। तो लैक्लांची सेल, ड्राई सेल, ये किस में आ जाएंगे, प्राथमिक में या प्राइमरी में। इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते या चार्ज नहीं कर सकते। जो सेकेंडरी सेल होते हैं, द्वितीयक सेल, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, जो हम इन्वर्टर में बैटरी यूज़ करते हैं, जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, वो सेकेंडरी सेल होते हैं। और एक है बच्चे आपका फ्यूल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल है वो है H2O2 फ्यूल सेल।
इस H2O2 फ्यूल सेल का पहली बार इस्तेमाल हुआ था अपोलो स्पेसक्राफ्ट में, और ये सबसे बढ़िया सेल होता है क्योंकि एक तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 70% होती है, मतलब 70% तक ये एनर्जी देता है हमें, और इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो सबसे अच्छा कौन सा है? फ्यूल सेल। और फ्यूल सेल में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है? H2O2 फ्यूल सेल। तो ये बैटरी वाला टॉपिक एक बार थोड़ा सा सही से देख लीजिएगा क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर में बैटरी का एक क्वेश्चन दे रखा है। तो ये बात हो गई वैद्युत रसायन चैप्टर की। अब हम बात करते हैं रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तो यही है वेग निकालने का फॉर्मूला। तो अगर आप किसी रिएक्टेंट की मदद से निकाल रहे हो तो जो भी माइनस साइन लगाओगे और जो रिएक्टेंट की जो सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है वो, और जो टाइम लिया गया है वो, दोनों को डिवाइड कर दो, वेग आ जाएगा। उसके बाद में आपको मॉलिक्युलरिटी बतानी होती है, मतलब अणुता। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है किसी रिएक्शन की? किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे N2 + 3H2, इसकी अणुता या मॉलिक्युलरिटी पूछी जाएगी तो आंसर बच्चे हो जाएगा 4। कैसे? एक अणु N2 का और 3 हाइड्रोजन के। तो रिएक्टेंट को देखना है आपको, ठीक है, सिर्फ अभिकारक को देखना है। अभिकारक के जितने भी अणु इस्तेमाल हो रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, वो उसकी मॉलिक्युलरिटी होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। मॉलिक्युलरिटी कभी भी किसी रिएक्शन की 0 नहीं हो सकती है। इसके बाद में आपको एक टॉपिक करना है मेन, वह है ऑर्डर, दैट इज कोटि। ठीक है, क्वेश्चन आता कौन सी कोटि की रिएक्शन है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे पास सबसे पहला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां से देखिए, आपको एक तो याद रखना है कि ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है इसका तो वेग स्थिरांक होता है जिसे हम के कहते हैं, रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो वेग स्थिरांक होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चे सेकेंड इनवर्स। खाली कितना होता है? सेकेंड इनवर्स है टाइम इनवर्स। एक फॉर्मूला आपको, और इसका जीरो ऑर्डर का जो वेग स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला होता है, इसके क्वेश्चन वैसे कम आते हैं बट फिर भी आ सकता है, R0 - R टाइम। शुरू में कितनी सांद्रता थी, जो भी अभिकारक लिया आपने, बची हुई कितनी है? ये बची हुई है। कितना टाइम लगा? आप सॉल्व कर लो, के आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग स्थिरांक निकालने का। इसका फॉर्मूला होता है 2.303 टाइम लॉग R0/R। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग आ जाता है R0 शुरू में कितनी सांद्रता थी और R बची हुई सांद्रता कितनी है। एक टॉपिक आपका अर्ध आयु का हाफ लाइफ। ठीक है, अर्ध आयु, ठीक है ना। तो अर्ध आयु का जो टी हाफ या हाफ लाइफ, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि टी हाफ या हाफ लाइफ जो होता है वो होता है 0.693/K। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में जो आपका अर्ध आयु है वो सांद्रता पे निर्भर करता है, लेकिन आप देखो फर्स्ट ऑर्डर में जो आपका हाफ लाइफ है, जो अर्ध आयु है, वो सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया डायरेक्टली, फॉर्मूले के ऊपर तो न्यूमेरिकल आपका आएगा ही आएगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इनको मिला के क्वेश्चन आता है कि पहले आपसे कहा जाएगा आप के निकालो और फिर आपसे कहा जाएगा कि आप हाफ लाइफ निकालो। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद में इसी चैप्टर में एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है सक्रिय ऊर्जा निकालने के लिए। उसका फॉर्मूला है log K2/K1 EA, सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। ये निकालने के लिए आता है EA/2.303 R, ब्रैकेट में T2 - T1 T2 जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है T1, जो पहले वाला टेम्परेचर है, फिर T1 T2, मतलब T1 हमेशा कम टेम्परेचर होगा और T2 हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर होगा। EA ये आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा।
सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 आपका कांस्टेंट नंबर है। आर का मान हमेशा यहाँ पर आप 8.314 लोगे, क्योंकि आपको ऊर्जा निकालनी है। लॉग K2/K1। K2 क्या है? वेग स्थिरांक T2 टेम्परेचर पे, और K1 वेग स्थिरांक K1 टेम्परेचर पे। जैसा मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 300 केल्विन पे किसी रिएक्शन को जब 300 केल्विन से 310 केल्विन तक ले जाया गया, पहले वो 300 केल्विन पे हम करा रहे थे, फिर कहाँ ले गए? 310 केल्विन पे। तो उसका जो वेग स्थिरांक है वो डबल हो गया, 2 गुना हो गया। तो बताइए सक्रिय ऊर्जा कितनी है? तो आपको देखिए 300 से 310 दे दिया, मतलब ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। आपसे ये कहा जाएगा कि जो आपका वेग स्थिरांक है वो कितना बढ़ गया। जैसे अगर दे दिया कि वो 2 गुना हो गया, मतलब K1 को बच्चे अगर आप K मानोगे तो K2 आपका 2K हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 3 गुना हो गया। वैसे ये देखा गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से वेग स्थिरांक डबल होता है। अगर यही क्वेश्चन में 300 केल्विन से 320 का दे दूं, कितना तापमान बढ़ाया है? 20 केल्विन, तो वेग स्थिरांक देखा गया है कि 4 गुना हो जाएगा। तब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि वेग स्थिरांक या रिएक्शन का जो वेग है वो 4 गुना हो गया। तो आप कैसे करोगे? आप K1 को अगर K मानोगे तो 4 गुना मतलब K2 को 4K मानोगे। कितना? 4K। और तब आपसे कहा जाएगा कि आप सक्रिय ऊर्जा निकालो। अब कितना आसान है, आपने K2 की जगह पर क्या लिखना है? 4K। फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में करोगे, और K1 की जगह पर आप K लिखोगे। लिख दिया। T2 की जगह बच्चे क्या लिखोगे? 320। 320 है ना टेम्परेचर बाद वाला। T1 कितना है? 300। फिर यहाँ पे 300 इंटू 320, यहाँ पे 8.314। अब देखो K से K कैंसिल। log 4 का मान आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा, नहीं तो याद कर लो। log 4 होता है बच्चे 0.6020। तो इधर की वैल्यू आपको पता चल गई। अगर 2 गुना होता तो K से K कटता, log 2 बचता, जिसकी वैल्यू होती है 0.3010। फिलहाल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो गया। इधर के देखिए हर चीज आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 20। नीचे इसको गुणा कर लोगे आप तो 0 0 0 3 दूनी 6 3 9, और इधर क्या रहेगा? ये तो निकालना ही है, ई है, और इसको आप गुणा कर लोगे 16 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये इसके साथ सब गुणा हो जाएंगे, मतलब आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सक्रिय ऊर्जा निकालने का। इसके बाद हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। संक्रमण तत्व जो होते हैं, उसके बाद लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। डी ब्लॉक एलिमेंट का एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। उनका डी ब्लॉक का क्या होता है संक्रमण तत्वों का? n-1 डी में 1 से 10 n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके, और ns2 हमेशा भरा रहता है, ठीक है। तो ns2 और n-1 डी में कितने? 1 से लेके कहाँ तक? 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके बाद में संक्रमण तत्वों की कुछ आपको विशेषता या प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब आंतरिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इनके जो आयन या जो इनके यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से अनुचुंबकीय भी होते हैं और उसी वजह से ये कलर्ड भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जितनी प्रॉपर्टीज आप याद कर लेना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बदलता रहता है। जैसे सिर्फ एक स्कैंडियम है इस ग्रुप का, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3। बाकी सबकी बदलती रहती है। सबसे ज्यादा किसकी है? मैग्नीज की। कहाँ तक आती है? +7 तक, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में लैंथोनाइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लैंथोनाइड आकुंचन, ठीक है। लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लैंथोनाइड आकुंचन जरूर कर लेना, इसे हर बार ही आता है। लैंथोनाइड आकुंचन का मतलब होता है जैसे जैसे लैंथोनाइड का परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे इनका साइज छोटा होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी को लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसी लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन या आकुंचन की वजह से जर्कोनियम और हॉफनियम अलग अलग सीरीज में होते हुए भी, एक 4D का है और एक 5D का है, तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए, इसका छोटा होना चाहिए, लेकिन दोनों का साइज फिर भी एक जैसा ही होता है। और इसका कारण है बच्चे लैंथोनाइड आकुंचन या लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद में हमारे पास जो संकुल यौगिक चैप्टर है, उसमें से सबसे पहले आप 4 नंबर के लिए वर्नर का जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी,
इसके पॉइंट 5.5 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो आप याद कर लोगे। द्वितीय सॉल्ट और संकुल यौगिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट, इसमें क्या अंतर होता है ये आप याद करोगे। उसके बाद में जो आपके लीगेंड्स होते हैं, ठीक है, लीगेंड्स जैसे मोनोडेंटेट एक जगह से जुड़ने वाले, बाइडेंटेट, ठीक है, तो लीगेंड्स के बारे में आपको सही से करना है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में जो डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है, जैसे 5 डी ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं, ये 2 पार्ट में टूट जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में नीचे 3 रह जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं T2G, और ऊपर 2 आ जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं EG। इस डायग्राम को आप करोगे। जो लीगेंड की जो एक सीरीज है जिसमें कि हमने उनको अरेंज किया है, वो कैसे इसको तोड़ते हैं। जैसे सबसे प्रबल लीगेंड हमारे पास जो होता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद में आता है साइनाइड। तो ये पूरी की पूरी हमारे पास एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, उस सीरीज को आपको याद करना है। लीगेंड्स यूनिडेंटेड जो एक जगह से जुड़ते हैं, और बाइडेंटेड जो 2 जगह से जुड़ते हैं। तो आप लीगेंड्स के बारे में सही से पढ़ लेना। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि जैसे FeCN होल 6-2, ये आपको दे दिया अनुचुंबकीय है, नहीं सॉरी प्रतिचुंबकीय है, और आपको दे दिया FeH2O होल 6 अनुचुंबकीय है। ये प्रतिचुंबकीय दे दिया आपसे, और ये अनुचुंबकीय। कारण बताओ। कारण आपको दिख रहा है यहाँ पे, साइनाइड एक प्रबल लीगेंड है, ये दुर्बल लीगेंड है। प्रबल लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं केंद्रीय आयन के पास में, उनके इलेक्ट्रॉन को जोड़े में कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सारे जोड़े में हो गए तो प्रतिचुंबकीय होगा। इलेक्ट्रॉन जोड़े में कौन ला रहा, साइनाइड, क्योंकि ये प्रबल लीगेंड है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए प्रतिचुंबकीय का और अनुचुंबकीय का, हमेशा ध्यान रखना प्रतिचुंबकीय वो होंगे जिसमें कि लीगेंड आपका प्रबल होगा, अनुचुंबकीय वो होंगे जिसमें कि आपका लीगेंड कैसा होगा, दुर्बल होगा। IUPAC नेम कर लेना आप, और इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 या 3 क्वेश्चंस तो IUPAC नेमिंग का मिलेगा ही। बाकी वर्नर्स की थ्योरी और ये आपका क्या कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे इनके जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आप इनका पहले क्या निकालते हो, ऑक्सीकरण संख्या, फिर पूरा समझाते हो कि ये sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अब हम कुछ बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। जो आपका हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर है उसमें से आप सबसे पहले SN1 और SN2 कर लेना जरूर, ठीक है। SN1 और SN2 कैसे रिएक्शंस होती हैं, जैसे SN1 रिएक्शन आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देता है, SN2 1 डिग्री वाला देता है। उसके बाद में जो आपके हेलोएरीन्स होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन दे दिया, इसके रिएक्शंस, ठीक है, इसके रिएक्शंस जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन दे दिया, CH3 दे रहे हैं, तो एनहाइड्रस ClCl3 की उपस्थिति में आप कराते हो, तो ये CH3 ऑर्थो पे पैरा पे आके जुड़ जाता है। ये फ्रीडल-क्राफ्ट की रिएक्शन है, और एक बार कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पे। फिर आप क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन अगर कराओगे तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लोगे और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रेशन तो आपका क्लोरोबेंजीन का कहा जाए, फिनॉल का कहा जाए, ठीक है। तो नाइट्रेशन कराने के लिए तो हमें हमेशा यही लेना है, फिनॉल में थोड़ा अलग होता है, लेकिन क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रो फिर से एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार पैरा पे आएगा, क्योंकि जो क्लोरीन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। आने वाले जितनी भी आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं, उनको ये ऑर्थो पे और पैरा पे ही जोड़ता है। ऐसे ही अगर आप सल्फोनेशन कराओगे, SO3H लाना है जिसे हम सल्फोनीकरण कहते हैं, तो हम क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपका जो SO3H है वो कहाँ पर आके जुड़ जाएगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स लोगे और रिएक्शन आप सोडियम से करा दोगे ड्राई ईथर में, शुष्क ईथर में, तो दोनों बेंजीन ही आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों क्लोरीन निकल जाएगा सोडियम के साथ और बाईफिनाइल बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं किसकी, क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन्स और हेलोएल्केन में क्वेश्चन आता है कि कौन ज्यादा क्रियाशील होता है
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए, नाभिक रागी रिएक्शंस में कौन जल्दी रिएक्शन करते हैं, तो हेलोएल्केन। हेलोएल्केन क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये बेंजीन के साथ अनुनाद करने लगता है। अगर कभी आंसर देना हो आपको कि ये क्यों कम क्रियाशील है, तो आप ये लिख के आ जाओ, क्योंकि क्लोरीन बेंजीन के साथ क्या करता है, अनुनाद, और आप अनुनाद करके दिखा दो। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आपको ये याद रखना है। हेलोएल्केन से आपका एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमारे पास ये है कोई भी हेलोएल्केन है RCl, इसका मैं एक बार रिएक्शन कराता हूँ AgCN से और एक बार KCN से, दोनों में CN है। AgCN सिल्वर साइनाइड, KCN अलग अलग यौगिक बनेंगे। यहाँ पे बनेगा आपका RNC और यहाँ पे CN। तो कई बार तो ये होगा कि आपसे रिएक्शन ही पूछ लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर के साथ साइनाइड है तो N आके जुड़ेगा R के साथ में, आइसोसाइनाइड बनेगा। K के साथ पोटेशियम के साथ है तो CN जुड़ेगा, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड पूरी तरह से टूट जाते हैं तो CN जाके जुड़ गया। ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ये पूरी तरह से नहीं टूटता है तो N आके जुड़ा है इसके साथ में। ऐसी ये क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को हम हमेशा हम क्लोरोफॉर्म को कभी भी खुले में नहीं रखते और ना सूरज की रोशनी में रखते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सूर्य की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये फॉस्फीन गैस बना लेता है COCl2, और क्या बन जाएगा आपका HCl। ठीक है, मेन आपका ये है, ये कौन सी गैस है आपकी, फॉस्फीन, बहुत ही पॉइजनस गैस है। ठीक है, तो इसीलिए हम कभी भी क्लोरोफॉर्म को खुले में नहीं रखते हैं। और 2-4 रिएक्शंस हैं इनके, वो आप देख लीजिएगा, मेन तो यही है। फिर जो हमारे पास अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर है, उसमें से काफ़ी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कोल्बे अभिक्रिया, रीमर-टीमन रिएक्शन। कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है, हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल की रिएक्शन पहले किससे कराते हैं, NaOH से, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर हम इसमें डाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H आयन, तो क्या बन जाता है, सैलिसाइलिक अम्ल। O के साथ H आ जाता है और यहाँ पे COH। यह आपकी कोल्बे अभिक्रिया है, फिनॉल से सैलिसाइलिक अम्ल का बनना। रीमर-टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म से और NaOH से, दोनों चीज़ एक साथ डालते हैं, तो यहाँ पर आपका ONA आ जाता है और यहाँ पे CaCl2, फिर हम इसमें जल डाल देते हैं H2O, H आयन की उपस्थिति में, तो ये बदल जाता है एल्डिहाइड में, नीचे लिख लेते हैं CaCl2 की जगह पर आ जाता है आपके पास एल्डिहाइड और OH, ये सैलिसाइल एल्डिहाइड होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रीमर-टीमन, फिनॉल से सैलिसाइल एल्डिहाइड, मतलब ऑर्थो पे एल्डिहाइड ग्रुप लगना, रीमर-टीमन, ऑर्थो पे COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का लगना, कोल्बे अभिक्रिया। फिनॉल की और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे फिनॉल की अभिक्रिया अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराते हो, सांद्र से, ये आपको ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में। सांद्र अगर दे रखा है आपको नाइट्रिक अम्ल, तो आपको एक साथ तीनों जगह पर, तीनों कहाँ पर, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे आपको NO2 लगा देना है सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। ये पिक्रिक अम्ल कहलाता है, पिक्रिक एसिड। लेकिन अगर एग्जाम में आपको तनु दे रखा है डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल, तो आपको याद रखना है कि आपको नाइट्रो एक बार बच्चे ऑर्थो पे लगाना है और एक बार पैरा पे लगाना है। ठीक है, फिर एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जिंक के साथ, जिंक डस्ट, जिंक का बुरादा, उसमें अगर उसकी उपस्थिति में इसे गर्म करोगे तो फिनॉल प्राप्त होगा। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं फिनॉल की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि फिनॉल अम्लीय क्यों होता है। फिनॉल अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से H निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो अनुनाद से स्थिर हो जाता है।
तो ये दोबारा समझ लीजिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, तनु वाले से ऑर्थो पे और पैरा पे। एक आता है हमारे पास एस्प्रिन बनाने की विधि। तो एस्प्रिन कैसे बनाना है? फिनॉल से एस्प्रिन, फिनॉल से एस्प्रिन। तो फिनॉल से एस्प्रिन बनाने के लिए पहले तो आपको फिनॉल से सैलिसाइलिक अम्ल बनाना होगा। तो उसको मैं एक एक स्टेप में बताता हूँ। NaOH डाल दो आप, दूसरे स्टेप में आप CO2 के साथ HIN। तो हमें पता है कि सैलिसाइलिक अम्ल बन जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, NaOH के साथ CO2 HIN भी डाल दिया, ये बन गया। हमें बनाना है एस्प्रिन, जो कि एक दर्द निवारक दवाई है। तो इसमें हम डालते हैं बच्चे एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस O अम्ल की उपस्थिति में। तो इस जगह पर H की जगह पर क्या आ जाएगा, O के साथ COCH3, बाकी यहाँ पे ऐसे रहेगा। ये जो आपका कंपाउंड है कि एक जगह पर COH रहे और यहाँ पर क्या आ जाए, ये यहाँ पर भी हो सकता है, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। मतलब एग्जाम में अगर ये ऐसे दे दिया जाए तो भी ये एस्प्रिन ही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पता चला कि आपसे ये फॉर्मूला दे दिया और आपसे पूछा है कि इसका नाम बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप कहीं ये सोचो कि सर ने तो इसको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे ये सेम ही चीज़ है, ठीक है, पोजीशन में डिफरेंस नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा यौगिक हो गया, एस्प्रिन। तो फिनॉल को पहले आपने सैलिसाइलिक अम्ल में बदल दिया और फिर क्या डाला, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आपको एस्प्रिन प्राप्त हो जाएगा।